आज हम एएफपी का जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में ऑपरेशनल एस्पेक्ट दिए हुए हैं। बहुत जनरल बैंकिंग के फॉर्म में आपको ये सब पता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन की बात आती है, आईआईबीएफ के एग्जाम की बात आती है, तो आईआईबीएफ के एग्जाम में कुछ भी अगर आता है तो पूरी डेप्थ से आता है। उसमें कोई भी चीज़ कहीं से भी वो पूछ लेता है। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे वहाँ पे लगते तो हैं सही हो गए, लेकिन सही होते नहीं है। तो जब सही नहीं होते हैं तो फिर इसका मतलब आपके मार्क्स वहां से चले जाते हैं। तो कैश हैंडलिंग वाला कुछ टॉपिक रह गया था। और ये आपके सामने स्क्रीन पर जो है ये टॉपिक आ गया है। और ये टॉपिक है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। तो डिपॉजिट के जो भी अकाउंट्स हैं उनका ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या है, किस तरह से उनको ऑपरेशनलाइज किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट हैं बातें जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। चलिए शुरू करें। चलो जी, यूट्यूब पर भी कुछ लोग जुड़ गए हैं। नीरज कुमार, अरविंद रावत और शर्मा प्रोफाइल, मिंटू। मिंटू जी, चलो मिंटू जी बोल देते हैं आपको। ठीक। और एक जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको हम लेटर ऑन कवर करेंगे, हाफ पोर्शन रह गया था उसका। ठीक है, चलिए देखते हैं किसमें क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें बहुत बेसिक हैं जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बैंकिंग में आती हैं। ठीक है। सेलियंट फीचर और डिपॉजिट अकाउंट, procedural aspect of opening of account, operational instruction related to the deposit account, operational instruction in joint account, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ अकाउंट अंडर डिफरेंट कैटेगरी के अकाउंट को ओपन करना, हालांकि हमने पीपीपी में पढ़ा हुआ है। नॉमिनेशन, अदर ऑपरेशन गाइडलाइन, अटैचमेंट ऑर्डर, ये भी हमने लीगल में पढ़ा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे आते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। तो करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो करंट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, दिस अकाउंट इज मेंट फॉर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, दोनों बातें हैं। मींस इंडिविजुअल और इंडिविजुअल भी करंट अकाउंट खोल सकता है। ठीक है। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, मेनली फॉर मीटिंग डे टू डे बिजनेस एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट फॉर पार्किंग देयर ऑपरेशनल फंड बैलेंस। ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जब वो पासबुक अपडेट कराते हैं, तो अगर 3-4 डेज में आ रहे हैं तो 3 पेजेस 4 पेजेस वाले, बताएं जरा मेरे को आप। कोई ऐसे कस्टमर भी आ रहे हैं जो 3-4 पेजेस आपसे प्रिंट करवा लेते हैं 3-4 दिनों में। हाँ सर, यूपीआई पेमेंट आते ज्यादा हैं होता सर है, यूपीआई यूपीआई पेमेंट। ट्रांजेक्शंस। होता है ना। तो उसमें जी, आप इरिटेट नहीं होते हैं उससे? होते तो हैं सर, क्या करें। क्या करें। वो सर सेविंग को करंट की तरह यूज करते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या है, उसको आप डिस्करेज कर सकते हैं। आप बोलें कि आप करंट अकाउंट खोलें, आप उनको डिस्करेज करिए, उनको बोलिए करंट अकाउंट खोलिए आप इस पर्पज के लिए। ठीक है। और या उसकी लिमिटेशन, अब वो 10 रुपी, 12 रुपी, 50 रुपी, मतलब इवन कुछ चाय वालों का भी वो सेम अकाउंट इस तरह चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है। ठीक है। या उसके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी कि भैया ठीक है, तुम कितने भी ट्रांजेक्शन करो, लेकिन आपको स्टेटमेंट ईमेल से आ जाएगा। क्योंकि पासबुक प्रिंट करने में जो आपका उतना टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपकी सैलरी का पर आवर की सैलरी नहीं निकल पाती उस अकाउंट से। ठीक है।
और ये चीज डिस्करेज कर रखी है किसने? प्राइवेट बैंक, वो पासबुक तो देते ही नहीं। ठीक। Account under this type can be opened by individual, sole proprietor concern, partnership firm, private public sector companies, club, association, trust, executor, administrator, government लोग। तो किसी भी तरह के अकाउंट्स को अब क्या है? करंट अकाउंट में खोला। ठीक है। कीपिंग इन व्यू, keeping in view the importance of credit discipline for reduction in NPA level of bank। अब जो अभी नया जो रूल आया उसके बारे में सुनिए। At the time of opening current account, insist on a declaration to effect that the account holder not enjoying any credit facility of any other bank। मीन्स किसी भी बैंक में उसकी कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो खोल रहा है। नहीं तो क्या होगा? क्रेडिट फैसिलिटी कहीं और खोलेगा और टर्नओवर कहीं और से करेगा, तो आपका एनपीए होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। बैंक शुड scrupulously ensure that their branches do not open current account of the entities which enjoy credit facility, और चाहे फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड किसी और बैंकिंग सिस्टम से नहीं हो, और अगर है obtaining a no objection certificate from the lending bank। वहां ले लो कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बैंक में ओपन करंट अकाउंट फॉर prospective customer in case of no response is received from the existing bank after minimum waiting period for a fortnight। मीन्स आपने उनको चिट्ठी लिखी और फोर्टनाइट तक 14 डेज तक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो आप उसका अकाउंट खोल दीजिए, मेरे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और कैन नॉट बी ओपन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में मिल जाए। क्या है? माइनर, करंट अकाउंट नहीं खोल सकता, बट लॉ में एक वर्ड है हाउएवर, बड़े प्यार से लिखा रहता है हाउएवर। आपने 10 पॉइंट पढ़े, उसको लिखा हाउएवर, जो भी उसने पहले बोला था उसको काट देता है। क्या? या बोला कैन नॉट बी, माइनर नहीं खोल सकता, बट टू बी ऑपरेटेड बाय द नेचुरल गार्जियन मे बी ओपन। मीन्स ऐसा करंट अकाउंट जिसको नेचुरल गार्जियन ऑपरेट करा खोल सकते हैं। ठीक है। पर्दा नसीन वुमेन का बिल्कुल साफ साफ मना किया हुआ, इलिटरेट पर्सन का बिल्कुल साफ साफ मना किया हुआ, ब्लाइंड पर्सन का बिल्कुल साफ साफ मना किया। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इलिटरेट पर्सन की सीसी लिमिट बन सकती है? अकाउंट ही नहीं खुलेगा तो सीसी लिमिट कहाँ से करें? सर नहीं, ये तो मैं केसीसी में करंट बन अकाउंट की सकती, बात कर रहा हूँ। केसीसी में बन सकती है ना, केसीसी में। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बिजनेस की सीसी लिमिट। एक आपके वो बिजनेसमैन है, इलिटरेट है, लेकिन बिजनेस चला रहे हैं। बन सकती है सर, वो तो फर्म बन की होगी सकती ना है। सर, फर्म की हाँ, होगी ना फर्म सर। की। हाँ, लेकिन आप उसे क्या नहीं देंगे? चेकबुक नहीं देंगे। हाँ, अंगूठा धारक को चेकबुक नहीं देते। अच्छा, पेमेंट कैसे निकालेंगे ये बता सकते हैं आप मेरे को? सर लूप चेक इशू करके, चेक्स। जो ब्रांच के प्रेमिसेस के अंदर ही मतलब उसको अच्छा, यूज आप किया लोग सर। याद करिए, क्या आपकी ब्रांच में कोई ऐसी सीसी लिमिट है जो इलिटरेट की है? नहीं सर, नहीं होती सर। नहीं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इलिटरेट पर्सन को आप सीसी लिमिट नहीं देंगे? या सर अगर वो किसी को ऑथराइज कर दे कि भाई ये सिग्नेचर अथॉरिटी एक बार ऑथराइज कर दे तो हो सकता है। इस बारे में कोई कंक्रीट कहीं कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और जनरल क्राइटेरिया में अगर बिजनेस के लिए आप लोन दे रहे हैं, जैसे टर्म लोन तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टर्म लोन में क्या है, टर्नओवर तो होना नहीं, केवल उसका क्रेडिट आना है। ठीक है। लेकिन इलिटरेट पर्सन को सीसी लिमिट देने में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कैसे समझेगा कब निकालना है, कितना निकालना, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको। ठीक है। नो इंटरेस्ट पेबल ऑन करंट अकाउंट बैलेंस एक्सेप्ट इट मे बी स्पेशली परमिटेड। मुझे आपको बताना है किस किस केस में करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, बोलिए। फ्लेक्सी डिपॉजिट, फ्लेक्सी डिपॉजिट। एक्सपायर हो जाता है ना बंदा, और उसके बाद हाँ, अगर डिसीज्ड केस में जिस दिन वो डिसीज हो जाता है उसके बाद से क्लोजिंग ऑफ अकाउंट तक उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है।
देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटम ऑफ फंड, कोई उसमें क्वांटम नहीं है, किसी भी समय में कितना निकाले। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंट ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ टाइम, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन की है तो नहीं, लेकिन बैंक एक चार्ज काटता है, उसका नाम क्या है? लेजर फोलियो चार्ज, फोलियो चार्ज। ठीक है। तो ये ईयरली कुछ काट लेता है, ठीक। अकाउंट कीपिंग चार्जेस सर। लेजर फोलियो चार्ज, कुछ लोग अकाउंट कीपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह कुछ चार्ज लगा देता है, ठीक। ऑल विड्रॉल बाय करंट अकाउंट होल्डर इंक्लूडिंग रिक्वेस्ट मस्ट बी थ्रू चेक ओनली, ठीक है। यहां बोला हुआ मस्ट बी थ्रू चेक ओनली। आप में से किसी का भी बैंक क्या किसी करंट अकाउंट का जो आरटीजीएस है या एनईएफटी है बिना चेक के करता है? रेयर केस में कर देते हैं सर, रेयर केस में जो इंटरनल वाउचर होते हैं उससे करते हैं। फर्म के ऊपर डिपेंड करता है सर, कैसी फर्म है। कई बार चेकबुक नहीं पहुंच पाती उसके पास, तब भी करना काफी बार तो पड़ता है। सर मेल आता है कि हाँ इसे आरटीजीएस होनी है, उससे भी हो जाता है। नहीं, तो मतलब मीन्स इसने रूल तो बनाया, लेकिन प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि कभी इमरजेंसी हो जाती है वह कुछ होता है तो हम उसके जनरल डेबिट वाउचर पर भी कर देते हैं। बस ये है कि किसी किसी के बैंक में सिस्टम ऐसा हो सकता है कि वो चेक नंबर डाले बिना आगे ना बढ़ता हो। है किसी का सिस्टम ऐसा? तो सर 000 डाल के जाने देते हैं, ऐसा होता है तो सर हम उसको 0 डाल के ब्लैंक ही जाने छोड़ देते देते हैं, जो मतलब वहां पर चेक भी सबमिट नहीं करते। हैं। मतलब मैंडेटरी होता है ना, तब 6 टाइम 0 डाल के जाने दो। चलो, लेकिन बैंक तो कह रहा है, रूल तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? सर हमारे यहाँ नेफ्ट तो करने देता है बिना चेक के, पर आरटीजीएस नहीं करने देता। उसमें 2 लाख से ऊपर वाले में ना, ठीक है। लेकिन रूल क्या कहता है? मस्ट बी, नहीं करना चाहिए लेकिन कर देते। चलो, ऑल पेमेंट टू द थर्ड पार्टीज नॉट कवर्ड बाय द अकाउंट होल्डर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मस्ट बी थ्रू चेक ओनली, ठीक है। बैंक कैन इफेक्ट द पेमेंट और डेबिट ऑन द अकाउंट एंड अकाउंट होल्डर हैज गिवन रिटेन इंस्ट्रक्शन और रेगुलर स्टैंडिंग। तो कभी कभी क्या है, वो पेमेंट जो है किससे कर सकता है? टू द डेबिट ऑफ द अकाउंट, जब वो कोई रिटन इंस्ट्रक्शन या रेगुलर एसआई हो तो भी डेबिट कर देता, ठीक। ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड और अदरवाइज आर प्रोवाइडेड एज पर सेपरेट लोन रूल्स इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट के लिए सिक्योर्ड हो या नहीं हो, उसके लिए थोड़े से सेपरेट लोन रूल्स होते हैं जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट होते हैं, मतलब कुछ एडिशनल रूल आते हैं, ठीक है। फॉर अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल एटीएम इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, यानी करंट अकाउंट में भी आपको एटीएम मिल जाता है। Irrespective of the type of account, checkbook must be issued only after obtaining all the necessary document. नॉर्मल बात है। अदर टाइप ऑफ करंट अकाउंट, तो अब यहाँ पर वैसे हमने टॉपिक पढ़ रखा, लेकिन फिर भी रिवाइज आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ये टॉपिक आपका पीपीबी में भी और आपका इसमें, उसमें क्या टॉपिक है? कोई टॉपिक बताएगा क्या टॉपिक है उसमें पीपीबी में? पीपीबी में एक टॉपिक है जिसमें हम लोग अकाउंट ओपनिंग के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट सर। टॉपिक का नाम है ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर, 225 पेज पे। ये हम लोगों ने कवर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला आया पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी फॉर्म होगा आपका, उसमें आप पूरे सब लोगों के साइन वगैरह करा के कर सकते हैं। नो पार्टनर हैज पावर टू डू द, पावर जो पार्टनर है उनको क्या क्या चीज नहीं करने की परमिट, क्या? ओपन ए बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, फर्म का अकाउंट अपने नाम पर नहीं खोल सकता। विड्रॉ ए लीगल सूट फाइल्ड बाय हिम, अगर फर्म ने कोई लीगल सूट किया, केस किया हुआ, तो उसको एक पार्टनर विड्रॉ नहीं कर सकता। एडमिट एनी लायबिलिटी इन ए सूट और प्रोसीड अगेंस्ट द फर्म, किसी फर्म के अगेंस्ट में कोई केस हो रखा है तो कोई पार्टनर जाके ये नहीं कह सकता कि हाँ ठीक है जो आप कह रहे हो वो ठीक है, ऐसा नहीं कह सकता, सबको आना पड़ेगा। एक्वायर और ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, फर्म के बिहाफ पर अपने नाम पर
कोई भी प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर कर सकता, ना ट्रांसफर कर सकता। एनी ऑफ द पार्टनर्स, अच्छा इसमें एक चीज और है, अगर बाइलॉज में ऐसा मेंशन है तो करता है, और स्पेशली मेंशन होना चाहिए तो वो अलाउड होता है। एनी ऑफ द पार्टनर हैज पावर्स टू काउंटरमैंड द पेमेंट ऑफ चेक ड्रॉन बाय, अगर किसी ने भी अगर कोई चेक किया, देखो ये सारे पॉइंट थे नो, ये है अलग चीजें क्या कर सकता है। इसमें तो बोला कि वो नहीं कर सकता इतनी चीजें, ठीक है। इसमें बोला कि पार्टनर क्या कर सकता है कि द पेमेंट ऑफ ए चेक ड्रॉन बाय अनदर पार्टनर, एक पार्टनर ने कोई चेक इशू किया हुआ है तो दूसरा पार्टनर उसे क्या कर सकता है। काउंटरमैंड का मीनिंग क्या होता है बताइए, हाँ या ना? नहीं पता सर। इसका मतलब होता है, काउंटरमाइंड का मतलब होता है कि एक तरह से ओवरराइड करना, मतलब उसको ऊपर से उसने जो चेक इशू किया था उसको कैंसिल कर देना। मेरी बात समझ में आई आपको? सर रोक ओवरराइड इफेक्ट बोलते हैं, बोलो। नहीं आई। मतलब सर एक मतलब पार्टनर जैसे ने चेक इशू किया, दूसरा पार्टनर उसको स्टॉप करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है, यही कहने का मतलब है ना स्टेटमेंट का। हाँ बिल्कुल यही कहने का मतलब है। और आपको एक बात और पता होगी कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में किसी पार्टनर की डेथ, किसी पार्टनर का दिवालिया होना, पागल होना, या ऐसा लिख के दे देना से फर्म के कामों में फर्क पड़ जाता है, ठीक है। फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट पार्टनरशिप फर्म क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट चाहिए? एक तो साइन बाय ऑल पार्टनर, सबके साइन होने चाहिए, और सभी के स्पेसिमेन सिग्नेचर भी चाहिए। पार्टनरशिप लेटर होता है जिसको सारे पार्टनर साइन करेंगे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, नॉट अंडर द सील ऑफ द फर्म। इसका मतलब समझिए, जैसे ये कोई लेटर है, साइन करना है तो एक साइन, दो साइन, तीन साइन कर दिए, लेकिन इसके नीचे स्टैंप नहीं लगेगी, इसके नीचे स्टैंप नहीं लगेगी। वो किस कैपेसिटी में साइन करेगा? कई बार आपने देखा होगा पार्टनरशिप फर्म में एक स्टैंप होती है तो उसमें लिखा आता है ABC एंटरप्राइजेस, और नीचे लिखा होता है ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। समझ में आई बात? तो ये वाली मोहर का इस्तेमाल वो नहीं करेगा जब वो पार्टनरशिप लेटर को साइन कर रहा है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एंटर हो रहा है। ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड वेरिफिकेशन करेंगे, लेंगे और रिटर्न कर देंगे विद सर्टिफिकेट कॉपी रख लेंगे अपना। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द पर्सन ऑथराइज टू ऑपरेट द अकाउंट विद स्पेसिमेन सिग्नेचर, तो उसमें कौन कौन उसको ऑपरेट करेगा, कैसे ऑपरेट करेंगे, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन आप लेंगे। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो आप उससे लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। और पार्टनरशिप फर्म का एक अलग से परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, उसे ले लेंगे, ठीक है। अब बात आई HUF की, तो HUF भी आपका एक ऑपरेशनल गाइडलाइन में फर्स्ट पेपर में भी, इसमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछ सकता है। सर These type of account, कोई भी बोलिए। प्रोप्राइटर करंट अकाउंट है या पार्टनरशिप करंट अकाउंट है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अपना नहीं क्वेश्चन एक बार और पूछेंगे। जैसे प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है, हम्म, उसको इन फ्यूचर पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? या इनिशियली पार्टनरशिप खुला है उसको प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर। वैसे तो नहीं कर सकते सर, क्योंकि नहीं जो मतलब थ्योरी क्या कहती है सर, मुझे थ्योरी समझ नहीं है उसकी। मैं बताता हूँ। जब अपन प्रैक्टिकल देखें तो मन ऐसा लगता नहीं होना चाहिए। हाँ मैं बताता हूँ, सुनो। आपने जब हमने लास्ट क्लास ली थी तो एक बात बताई थी क्या, कि ABC तीन पार्टनर ने एक अकाउंट खुलवाया और उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो क्या ये अकाउंट कंटिन्यू रह सकता है? नहीं नहीं, सर। नहीं रहेगा सर। रह सकता है, वो इनके लीगल हायर की कंसेंट पर।
फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, लेकिन उसमें इनकी कंसेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये अकाउंट लोन का नहीं होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट की बात कर रहा हूँ। सर क्रेडिट वैसे बैलेंस वाला मैं बोला था सर, अगर पार्टनरशिप अकाउंट है, करंट अकाउंट की बात मान लेते हैं, लोन अकाउंट को छोड़ हाँ। के, अगर पार्टनरशिप अकाउंट है वो एज पर आई थिंक पार्टनरशिप डीड चलता है, डीड में जो जो कंडीशन है वो सारी फॉलो होती हैं, जैसे उसके प्रॉफिट शेयरिंग सब कुछ, जैसे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन डीड में लिखे हैं उसी हिसाब से चलेगा वो। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कायदे से वो तो जो डीड है वो तो इनवैलिड हो गई, उसके बाद डिसोल्यूशन डीड बनेगी, वो पार्टनरशिप खत्म हो गई। चलो अब मैं समझिए, आपकी बात सुनिए। जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिसॉल्व करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? तो अगर हमने ये पढ़ रखा है हमने, जैसे पहला तरीका ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट फर्म बाइंड अप, फर्म ही बाइंड अप हो जाए। तीसरा पॉइंट है एट विल, इसको समझिए इस पॉइंट के, एट विल। अगर बायलॉज में पार्टनरशिप डीड में पहले से एट विल वाला ऑप्शन है कि अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी उनके लीगल हायर को ज्वाइन कराने के बाद। मतलब अगर जो एट विल वाली है मतलब तो जो वो पेरेंट चलता डीड में है रहेगा। वो उसमें एट विल मेंशन होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। टाइप ऑफ पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप फर्म कब डिसॉल्व होती है उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। सर नंबर 2 पे क्या लिखा आपने? फॉर्म बाइंड अप, पहले, अच्छा मतलब फर्म फॉर्म। बिल्कुल बंद हो जा रही है, फॉर्म बंद हो जाना। वो खुद ही कहते हैं ना अब हम ये काम धंधा नहीं करेंगे। मुझे ये जो लीगल की बुक है ना, उसमें कहीं है ये बातें, हमने डिस्कस की हुई हैं। उसमें है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो हेडिंग का नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किस किस तरह से पार्टनरशिप फर्म बंद होती है। तो किसी के डेथ पे हो सकती है, किसी फर्म के बाइंड अप होने पे, थर्ड बोला उसने एट विल, जब तक चाहे वो चलते रहें किसी भी डेथ पे एंट्री करा के, ठीक है। या कई बार एक पार्टनर उससे क्विट भी कर जाता है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वो नेम और उसने जो चेक वगैरह दिए हुए उनका ऑनर होता रहे, उसलिए ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन ये ऑप्शन लोन में अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट है? तो अब यहां पे बात करते हैं कि दो पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे? दो पार्टनर, एक की डेथ हो गई, तो क्या वो अकाउंट ए के नाम चल सकता है? तो कहीं मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ा नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि ऐसी कंडीशन में वो अकाउंट किसमें, प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कोई प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए, इसमें मेरे को संदेह है। क्योंकि हमारे है? यहाँ ऐसा केस हाँ बोलो। कस्टमर चाह रहा है कि वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट। अच्छा, उसने नाम किस अकाउंट से खोला, नेम से खोला, ये बताओ। पर्सनल नेम से खोला है या फर्म के नेम से? नहीं, फर्म के नाम से खोला है। तो जो ये मैं कंडीशन बता रहा हूं ऐसी ही कंडीशन है, लेकिन उल्टी है वो। सर वैसे एक मेरा डाउट है अभी, मान लीजिए कि पार्टनरशिप अकाउंट है उसको हम प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट हो गया, सिस्टम में हो गया वो कन्वर्ट, लेकिन फर्म का नाम तो एक ही रहा, नाम एक ही रहा। अगर पिछली सारी ट्रांजैक्शन सिस्टम दिखाएगा, मान लीजिए अगर 5 साल की स्टेटमेंट और कल को वो लोन अप्लाई करता है,
कल को कहीं और जाके लोन अप्लाई किया उसने, लोन में 1 साल की स्टेटमेंट लगती है, तो जब 1 साल की स्टेटमेंट सिस्टम निकालेगा तो जब आप ये नहीं दिखाएगा कि वो कब आपने कन्वर्ट किया, कब क्या किया, सिस्टम पूरे 1 ठीक है, साल की मैं निकाल बताता के दे देगा। मैं बताता हूँ। अगर आप एक क्रेडिट ऑफिसर हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म को लोन देना चाह रहे हैं, तो आपको नहीं, इसमें पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी। नहीं सर, इसमें आपने बोला ना जैसे ए और बी पहले पार्टनरशिप था, उसके बाद हमने उसको प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट कर दिया, अब वो लोन लेने पहुंच गया दूसरे बैंक के पास इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोप्राइटरशिप। ठीक बोलो है, बोलो। और उस बैंक ने डिमांड किया कि भाई अब पुराने बैंक जहां आपका अकाउंट चल रहा है वहां से आप 1 साल की स्टेटमेंट ले आइए, जनरली मांगते ही हैं। उसने क्या किया, पुराने बैंक से 1 साल की स्टेटमेंट ले आके सबमिट कर दी। स्टेटमेंट में तो ये लिखा होगा कि ये पार्टनर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, लेकिन उसने रिसेंटली अभी पार्टनरशिप से प्रोप्राइटरशिप कराया है, तो दूसरा बैंक कैसे ट्रेस अप करेगा इस चीज को? तो डेट से ही पकड़ लेगा। क्रेडिट ऑफिसर अगर होगा तो रजिस्ट्रेशन जो हुआ होगा ना प्रोप्राइटरशिप वाला। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। तो जब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है तो सबकी पोजीशन दोनों की एक ही है। हाँ, फिर तो उसके लिए तो दूसरे बैंक के लिए पिछले 2 साल से ये प्रोप्राइटरशिप ही अकाउंट चल रहा है, उसके लिए वो इस ये बैंक मान में रहा है क्या? कि प्रोप्राइटरशिप अकाउंट ही है इसका। हाँ, तो वो तो पकड़ ही नहीं पाएगा। ये नो सिलेगा। सर पार्टनरशिप नहीं डीड तो होगी ना, पार्टनरशिप डीड में तो पता चल जाएगा। नहीं सर, वो नहीं, ये पार्टनरशिप रिवर्स डीड कंडीशन है। मांगेगा ही नहीं ना। हाँ, वो मांगेगा ही नहीं। वो तो वो कहेगा तो भाई देखेगा कि हम प्रोप्राइटर भाई हो, उसने कहा हाँ मेरा अकाउंट है, ले लो। तो क्यों ले लो। मांगेगा पार्टनरशिप डीड हो? वैसे प्रोप्राइटर में ना कन्वर्ट होगा नहीं, जहां तक मुझे पता है। अगर एक की डेथ हो जाती है तो वो ना बंद ही होएगा, नया अकाउंट इसलिए खुलेगा। हमारे यहाँ भी जनरली इस चीज को अकाउंट को बंद ही करते हैं। नहीं, वो तो है सेफ, हाँ, कहते फॉर हैं द ना, सेफ बैंकिंग। सेफ से कौन समथिंग। झंझट में पड़े। कौन झंझट लेकिन में, एक ये झंझट पड़ पॉइंट सकती थ्योरेटिकल है, उठा है आई ना थिंक। यहाँ पे। क्योंकि मेरे हिसाब से ये झंझट पड़ सकती है कल को। अब उसमें यही है कि जो क्रेडिट अफसर है वो तो जो फर्म का अकाउंट मांगेगा, उस फर्म के अकाउंट में अगर वो पार्टनरशिप के नाम था, मान लिया, सिंपल एक अकाउंट है, मैं एक चेक देता हूं आपको और चेक में साइन करके देता हूं कि अपना फर्म का नाम ABC कॉरपोरेशन या एंटरप्राइजेस, और नीचे यहां पर लिखता हूं ऑथराइज सिग्नेटरी। ठीक है, तो इस चेक से कोई नहीं पहचान सकता कि ये चेक जिसने काटा है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप, बिल्कुल सही। लेकिन अगर नीचे प्रोप्राइटर लिखा हुआ है तो पहचान लेगा कि ये फर्म कैसी है, प्रोप्राइटरशिप है। प्रोप्राइटर है। लेकिन वही वाली बात है जो आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि जहां पर प्रोप्राइटर लिखा है उसे तो पहचान सकते हैं, और जहां पे ऑथराइज सिग्नेटरी लिखा हुआ है वहां ये पहचानना मुश्किल है कि ये फर्म पार्टनरशिप वाली है या प्रोप्राइटरशिप वाली है। ठीक, इसलिए रूल क्या कहता है ये तो नहीं पता, बट फॉर द सेफ हाँ साइड इसको बंद ही करते हैं। वो तो मैं कह रहा हूँ कि सेफ साइड जो है भैया बंद करो, और सब जैसे ही पूछे कि भैया हमारे वहां नहीं होता ऐसा, बात खत्म हो गई। यही करते हैं। ठीक है, और अगर कोई आपसे कहता है जी कहाँ लिखा है नहीं होता है, तो आप उससे बोलो कहाँ लिखा है होता है। ठीक, तो इसका चार आंसर जो हमारे डिस्कशन काउंटर हुआ की उसके से अकॉर्डिंग देखा चार जाएगा फिर। 4 महीने तक ढूंढता ही रहेगा वो कहाँ लिखा है। ठीक है, चलो, दिस टाइप ऑफ, अब ये HUF में आ गया। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन होती है बैंक के फॉर्मेट पे, और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और अगर अकाउंट बोथ द करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड द जॉइंट हिंदू फैमिली लेटर, जॉइंट हिंदू फैमिली लेटर चाहिए उसे, हैव टू बी साइंड ऑल द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, को
co-partner. Co-partner. ठीक है, हाँ, where the joint family consists of male minor, कर्ता should sign the account opening form on behalf of the male minor. ठीक है, मेल माइनर के लिए बोला, अपार्ट फ्रॉम द साइनिंग इन द कैपेसिटी ऑफ, मतलब वो दो साइन करेगा, एक तो सेल्फ के साइन करेगा और एक साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द मेल माइनर. अंडर हिंदू लॉ अ वुमेन कैन नॉट बिकम ए को पार्टनर ऑफ द HUF. इस बारे में क्या कहना है आपका? अभी नहीं एप्लीकेबल सर ये चीज। अब नहीं है, ये हिंदू लॉ में बात है, लेकिन जब से एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कई मायनों में कि मेल को क्या क्या चीज वो करी जाती है फीमेल को, तो वहां पर ये को पार्टनर को मेल फीमेल मेंबर को भी ले लिया गया. मैं थोड़ा सा और कंफर्मेशन करता हूँ जरा. यहाँ सामने स्क्रीन पर देखिए, क्या लिखा हुआ देखो. आफ्टर हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005. पुराना कौन सा था हिंदू सक्सेशन एक्ट? बहुत 1955 पुराना का. था सर, कोई 1853 वगैरह के 1955. आसपास था। ठीक है, तो किसके आने से ये कानून सुधर गया? ये भी लेटेस्ट वाला जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसके हिसाब। नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन सी सरकार ने बदला है? ये आइडिया नहीं है सर, तो अभी हुआ तो भाजपा मोदी गवर्नमेंट के बीजेपी टाइम सर। नहीं. बीजेपी 2014 से 10 साल लगातार कौन सरकार थी? बीजेपी गवर्नमेंट। यूपीए कांग्रेस सरकार 14 वो यूपी थी ना, अलायंस. हाँ यूपीए यूपी की थी. तो वो बीजेपी नहीं है. हिंदू डॉटर shall have the same right as of son. Therefore, Hindu daughter shall be treated as a co-partner in respect of HUF property. After marriage, she become member of her husband's HUF. अब मैरिज जब हो जाएगी तो वो अपने हस्बैंड के HUF में शामिल हो जाएगी. क्या हुआ? दोनों तरफ से फायदा. हाँ, पहले आपको फायदा नहीं है अपनी तरफ सर। से हमेशा फायदा है, उनको आधा फायदा इधर मिल रहा है, फिर वहां जा रहे हैं तो दोनों तरफ से फायदा नहीं है, एक तरफ का तो छोड़ना पड़ेगा सर ना. बात बराबर ही है सर, जितना धन जाएगा उतना ही धन आएगा, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. ये वाला पॉइंट Yes, sir, हमारी बुक में जो है इसको हम लोग अब डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, ये सर वाला कर्ता के केस में ये कैसे? गर्ल का कर्ता बन सकता है कि नहीं वुमन? हाँ, ये भी है. अभी जो है इसको बन सकती है है. सर करता सर है। ऐसे ही बताइए ना इसका भी कुछ, चलो अभी देख लेते हैं. क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही है सर. ये आता है. हाँ सर, एक ही बार दिया एग्जाम, लेकिन ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आता है सर, आया भी था. चलो देख लेते हैं अभी. A widow cannot act as a karta of HUF after the death of her husband. A wife of a co-partner of karta is only member who has limited right, no ownership of the, and does not qualify to become a co-partner. Mother will be the karta of, since she is the eldest. हाँ, यहाँ एक पॉइंट आ गया. क्या पॉइंट आया? कि उस हस्बैंड की जिसकी डेथ हुई है उसकी वाइफ क्या हो सकती है? को पार्टनर. नहीं, को पर्सन नहीं, कर्ता. नहीं समझे? जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, इनके S1 S2 S3 D1 D2 इतने मेंबर हैं. ठीक है, अब क्या हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो आमतौर पर
कर्ता कौन बनता है? इल्डेस्ट सन। S1 बनेगा, कौन ठीक बनेगा है। इसमें? लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि अब इस केस में क्या हो सकता है, ये जो वाइफ और डॉटर की बात नहीं कर रहा है। डॉटर अगर बड़ी भी है तो नहीं कह रहा है, या तो वाइफ और कौन, एल्डेस्ट या बेटा सर, सन। बेटा। अब इसमें एक बात और सुनिए कि एल्डेस्ट सन कभी कभी कहीं बाहर रहता है तो वो विड्रॉ करके किसी और को भी कर्ता बना सकता है। कोई डाउट? नो सर। ये है देखो 2018 का है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट ही जैसा है समझ लो, क्योंकि इस बुक में शायद ये अमेंडमेंट नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर, यस सर। मीन चलो मतलब आगे देखो। अगर हस्बैंड की डेथ होने के बाद ही बन सकती है करता, उसकी वाइफ और अगर हस्बैंड जिंदा है तो नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई ऑप्शन नहीं है। सर ठीक इसमें है। अ विडो कैन नॉट बी अ कर्ता लिखा हुआ था सर। क्या लिखा था? विडो कैन नॉट बी अ कर्ता, एचयूएफ कर्ता। इसके ऊपर वाला था। कैन नॉट बी द कर्ता ऑफ हर लेट हस्बैंड। और ऊपर क्या लिखा था? ऊपर भी यही लिखा हुआ सर, कैन नॉट एक्ट एज कर्ता ऑफ एचयूएफ। ओ आफ्टर डेथ। ब्लंडर हो रही थी, तो ब्लंडर हो रही थी भाई। हम्म। कैन सर नॉट इस लिखा सबका हुआ, अपना इसको सब लोग रेक्टिफाई कर रहे हो। वहां से नहीं हो सकता क्लियर सर। हम्म, पॉइंट क्लियर ही नहीं हुआ फिर भी मेरे को तो। नहीं अब तो तो तुमको इसमें क्लियर ये हो है गया। कि जो एल्डेस्ट फीमेल होगी ना वो बन सकती है, अगर वो विडो नहीं है तो। मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है ये। एक मिनट। हाँ, अ विडो कैन नॉट एक्ट एज ए कर्ता ऑफ एचयूएफ आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अ मेरे वाइफ, ख्याल से ये कहना चाह रहा है ना कि जैसे बाप बेटे हैं, सॉरी, एक फैमिली है जिसमें बेटे को भी शादी हो चुकी है और बेटे की वाइफ बेटा मर गया, मतलब बेटे की उसको मना कर रहा है। मतलब बेटे की वाइफ को मना कर रहा है शायद। लेकिन हाँ ये ठीक है। यहाँ ये बोला mother will be the karta since she is the eldest mother of member Member of of the HUF। ठीक है, मीन्स जो हमने पहले बताया था वही बात है, लेकिन इसने बोला हुआ है कि जैसे S1 है, S2 है, S3 है, अब इसकी वाइफ है, वाइफ 1, वाइफ 2 और वाइफ 3। मीन्स अभी तक कर्ता मान लिया ये था और इसकी डेथ हो जाए तो इसको मना कर रहा, ऐसा मेरे को इंटरप्रेट हो रहा है ऐसा। सर एक्चुअली मेरे आप ख्याल लोग से ये बताएं। चीज है। हाँ, जहाँ तक मेरे को समझ आया, अगर उस एश1 का जो फादर भी है, अगर वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो कर्ता बन सके, और S1 करता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी वाइफ तो कर्ता नहीं बनेगी, लेकिन इसकी मदर जरूर बन सकती है क्योंकि वो विडो नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट ऐसे क्लियर होगा, क्योंकि इसमें पहले लाइन में सर अ विडो कैन नॉट बी ए करता, अगर उसकी मदर विडो है तो करता तो वैसे ही नहीं बन पाएगी। विडो ये सर उस कैन केस नॉट में है, एक्ट एज ए कर्ता ऑफ HUF आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अगर उसका फादर अब भी लाइव है और वो उस कैपेसिटी में नहीं है कि वो साइन कर सके या मतलब अकाउंट को रन कर सके, तो उसकी मदर जरूर बन सकती है, लेकिन एक विडो वुमेन नहीं बन सकती। मेरे ख्याल से ये पॉइंट है, ये कहना चाह रहा है, क्योंकि फर्स्ट अगर अगर मान लो वो उसकी मदर बनती है, विडो है, तो फर्स्ट जो लो है वो तो यूं ही कट हो गया ना। और ये एक पॉइंट और देखो आप, अ वाइफ ऑफ ए को पार्टनर और कर्ता इज ओनली ए मेंबर who has limited right and no ownership in the underlying property at birth। मीन्स ये कहने का मतलब ये बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि कभी भी जो बाहर से लेडी उस फैमिली में एंटर कर रही है, जो बाहर से लेडी एंटर कर रही है,
किनकी सन के फैमिली में, मींस वो वाइफ तो बहुत पहले से है ना वहां पर, जो इनके फादर मदर हैं वो, उन्होंने तो वो एचयूएफ को शुरू किया, लेकिन उसके बाद जितनी एंट्री हो रही हैं ये वुमेन एक कर्ता के फॉर्म में वो नहीं कर सकती। बोलिए। ये शायद सर इसलिए रखा होगा ना, नए केस में मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई और उस लड़की की शादी कहीं और हो गई, तो उसको कर्ता बना के करेंगे क्या? हाँ ये भी तो है। उस जब उस वो फैमिली की वो मेंबर ही नहीं रहेगी ना। उस फैमिली से बाहर जाके रीमैरिज करती है, तो उस कर्ता बनाने का पर्पस ही नहीं सॉल्व हुआ फिर तो। हाँ तो नहीं, वो तो एक चलो एक बात हो सकती है कि अपनी पावर दे के जा सकती थी वो, अपनी पावर को इसीलिए दे के। इसीलिए मेरे ख्याल से लॉ ने ये कर दिया है कि जो लड़के की माँ रहेगी उसको कर्ता बनाओ, सबसे एल्डेस्ट वही है। हाँ अब यहाँ पर देखो, कैन मैरिड डॉटर बी कर्ता ऑफ एचयूएफ, यहाँ पर कहता है अर्लियर ओनली मेल मेंबर हु हैज ट्रीटेड ए को-पार्टनर कुड बिकम द कर्ता, आफ्टर अमेंडमेंट daughters have been put on par with sons, making them also co-partner. So after the amendment, a daughter can also become कर्ता of HUFL. लेकिन ये तो 16 डॉटर जनवरी की बात कर 2022 रहा का है, है सर। डॉटर तो हो सकती है कह रहा है, लेकिन जिस दिन वो शादी होके जाएगी उस दिन उसको अपना राइट, अगर दूसरी फैमिली में शादी होके जाती है तो क्या वो अपना राइट छोड़ देगी? वो तो सर उस फैमिली की मेंबर ही नहीं रहे ना, अगर डॉटर है और शादी होने के बाद नहीं, उस अब मुझे यहाँ पर अपनी सोच से लग रहा है कि अगर वो किसी दूसरी फैमिली में भी चले जाए, क्योंकि उसका उस प्रॉपर्टी पर अभी भी क्या है, राइट है। अगर एक 50 लाख का मकान है और उनके 3 सन हैं और एक डॉटर है, डॉटर की मैरिज हो गई, लेकिन इस मकान के चौथे हिस्से में इस डॉटर का राइट हमेशा बना एग्जिस्ट हुआ करता है। एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए इस चीज को वो बोल रहा है कि अब उसको भी पावर होगी, लेकिन जो हमने पहला केस बताया उसमें नहीं होगी। मींस जो हमने यहाँ पे बनाया था ना S1 S2 S3 W1 W2 W3, तो अगर ये डॉटर यहां जाके W1 बन जाती है तो इस वाली प्रॉपर्टी पर उसका कर्ता बनना पॉसिबल नहीं है। पर लेकिन मेरे को लगता है ना कि दोनों जो आपने केस बताया ना वो हाँ, अलग अलग फैमिली के हैं। हाँ तो एक पता जो तो दिया मैंने फर्स्ट अलग केस अलग। बताया उसमें शायद हम बात कर रहे हैं बहू की, और यहाँ बात कर हाँ रहे हैं अभी लड़की की। अभी मैंने ये दोबारा क्लियर करा, तो ये जो पहला केस मैंने बताया था आपको, ये मैंने बताया ना, ये डॉटर जो है दूसरी फैमिली में एंटर कर रही है, एज ए क्या कर रही है, वाइफ। डॉटर को-पार्टनर इन लॉ। हाँ तो वो वहां पर इसकी डेथ होने पर को पार्टनर तो बन सकती है, लेकिन कर्ता नहीं बनेगी। और कर्ता वो कहां बन सकती है? फादर की फैमिली में। हाँ, इस प्रॉपर्टी पर वो कर्ता बन सकती है। बोलो। ठीक है सर। सर। अब कॉम्प्लेक्स है सर, आगे बढ़ते हैं सर, अपना चैप्टर कंटिन्यू नहीं रखते हैं नहीं, सर। कॉम्प्लेक्स नहीं, अब बिल्कुल क्लियर है, और क्लियर है। अब बिल्कुल क्लियर है। तीनों Yes, sir. कंडीशन हो गई हाँ, सर। 10 सेकंड सुनिए आप मेरी बात को। ये है उसका पेरेंटल हाउस, जहां वो बॉर्न हुई कर्ता थी, बन जहां सकती उसका है। बर्थ हुआ था, यस ठीक है? सर। जहां बर्थ हुआ था उस फैमिली के प्रॉपर्टी में वो कर्ता बन सकती है, इवन आफ्टर मैरिज भी, Yes, इवन sir. आफ्टर मैरिज भी। मैरिज। लेकिन जिस घर में वो शादी होके जाती है वहां का वो को पार्टनर तो बन सकती है इसकी डेथ पर, इसकी डेथ पर ध्यान रखिएगा, यस सर, यस सर। लेकिन वो कर्ता नहीं बन सकती।
इस केस में अगर कोई कर्ता बनेगी लेडी तो वो कौन होगी? मदर Mother। होगी। या इसी फैमिली में एक डॉटर भी है। किस फैमिली में? जहां वो शादी होके जा रही है, उस फैमिली और में जहां daughter वो भी बन शादी सकती होके जा रही है, तो वो डॉटर यहाँ की कर्ता बन बन सकती है। सकती है। अगर वो अभी मेरी एल्डेस्ट तरफ से हुई ये क्लियर तो, हो गया। यस सर। अगर वो एल्डेस्ट हुई तो ना सर, मदर नहीं है और डॉटर है। हाँ अगर हाँ, मदर के एल्डेस्ट के रहते केस तो में, डॉटर एल्डेस्ट नहीं के केस बनेगी। में, एल्डेस्ट के केस में। हम्म। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली कर्ता हैज द एलिजिबिलिटी इन लॉ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट for HUF and hence the name of the Karta who is authorized to operate the HUF account should be noted। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात आ गई, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जहां पे शेयर होल्डिंग का जॉइंट वो होता है, ओनरशिप होती है, तो वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है ROC का क्या? रजिस्ट्रेशन। ठीक है। दूसरा, सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है वो कौन सी कंपनियों के लिए जरूरी होता है, कोई बता सकते हैं? पब्लिक कंपनियों के लिए या प्राइवेट कंपनियों के लिए? पब्लिक कंपनी के लिए सर। कोई और ओपिनियन? प्राइवेट कंपनी अपना पैसा डुबा दे, लुटा दे, कंपनी चलाए ना चलाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना होता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। क्योंकि लोगों का पैसा ले रखा है आपने, आप बिजनेस कब शुरू करेंगे आपको बताना होगा। चलो अगला पॉइंट, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। देखो ये आपके 3 मार्क्स पक्के हैं, आपको कैसे भी ना कैसे भी इनके पॉइंट्सों को रट लेना है। यस सर। एक इंटरनल मैनेजमेंट की बात करता है और एक एक्सटर्नल मैनेजमेंट की बात करता है। ठीक है, जैसे कंपनी के डायरेक्टर कौन होंगे, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, ठीक है, और दूसरे कि ये क्या काम करेगी, ठीक, इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा। क्लियर है? तो ये कैसे ना कैसे आपको अच्छी तरह पढ़ के जाना है। कॉपी ऑफ या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों में क्या खास बातें होती है, आपकी लॉ की बुक में साफ साफ लिखे हुए हैं। सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग द ओपनिंग एंड ऑपरेशन बैंक अकाउंट साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो चेयरमैन है वो साइन करेगा कि कौन इस जॉइंट स्टॉक कंपनी को ऑपरेट करेगा। अ मैंडेट गिविंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन concerning the way in which operation of the bank accounts are to be made, means इसका पूरा एक आदेश, मैंडेट कैसे कैसे होगा, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए उसमें, किस तरह से अकाउंट ऑपरेट होगा। और एक पॉइंट जोड़ दिया गया है, पैन नंबर ऑफ द कंपनी। क्लब एसोसिएशंस इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड बॉडी। अब देखो सुनो, अगर क्लब एसोसिएशन कमेटी अनरजिस्टर्ड है, अ रिजोल्यूशन पास्ड इन एप्रोप्रिएट फोरम एज पर देयर बायलॉज रिगत। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उनके बायलॉज में रिजोल्यूशन में ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट की बात होनी चाहिए, पर्सन विद देयर डेजिग्नेशन जो उसको ऑपरेट करेगा ये भी बात उसमें होनी चाहिए। इन ऑल केसेस ऑफ रजिस्टर एंड रजिस्टर बॉडीज लाइक ये कॉपी ऑफ देयर बायलॉज शुड बी ऑब्टेन्ड, दिस विल हेल्प। जैसे कॉपी ऑफ बायलॉज पार्टनरशिप फर्म में भी चाहिए और क्लब और एसोसिएशन में भी चाहिए। ठीक है, दिस विल हेल्प टू क्रॉस वेरीफाई वेदर द अकाउंट हैज बीन ओपन्ड एंड द पर्सन ऑथराइज्ड टू ऑपरेट। तो वही चीज जो ऊपर लिखी हुई है। और अब इसका
पेन नंबर चाहिए या क्या चाहिए, फॉर्म नंबर 60। ठीक है। ट्रस्ट, इन केस ऑफ ट्रस्ट कॉपी ऑफ क्या चाहिए हमें, ट्रस्ट डीड। देखो ये जो टॉपिक चल रहा है, अगर कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि हल्का टॉपिक है, कैजुअल ले रहे हो, तो गलती कर रहे हो। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक है। आप लोग यस तो सर, केवल सेविंग बैंक खोलते हैं, कभी कभी करंट अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है। चलो आगे देखते हैं। तो ट्रस्ट डीड चाहिए, should be obtained and compared with the original and authenticated by the officer। तो ओरिजिनल तो दिखाएगा आपको, लेकिन आपको तो सर्टिफाइड कॉपी देगा, तो अकाउंटेंट ने उसे ऑथराइज और ओरिजिनल से कंपेयर करना है। ट्रस्ट लेटर एंड रिजोल्यूशन साइन बाय ऑल। अब एक ट्रस्ट लेटर दिया जाएगा और रिजोल्यूशन जिसमें सारे ट्रस्टी क्या करेंगे, साइन करेंगे। ट्रस्ट लेटर। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में क्या होगा, उसमें signed by all the trustee and the account must be opened in the name of the trust। account opening form में in case no trust deed and still a request to open account, trust is received, such cases must be referred to legal department of the HF for the guidance। means इसने स्टेट अवे मना नहीं किया है, और बहुत सारे पुराने ट्रस्ट ऐसे हैं जिसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट है ही नहीं, लेकिन बहुत पुराने चल रहे हैं, खासकर से जो कुछ मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी पेन नंबर या फॉर्म 60 लेना। एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, इनको कौन सी बॉडी बोलते हैं, कोई बता सकता है? अपॉइंटेड लीगल पर्सन। क्या नाम लिखा मैंने? अपॉइंटेड लीगल पर्सन। हाँ, ये लॉ ने अपॉइंट किए हैं, ये लीगल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन नहीं है। बिफोर ओपनिंग अकाउंट, एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर ओरिजिनल विल एंड प्रोबेट ऑफ द विल। अच्छा, प्रोबेट क्या होती है? जो ओरिजिनल विल होती है, अगर उसको हम सर्टिफाइड करा दें तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेट। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल को हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकली, प्रोबेट। ठीक है, तो यहां आया प्रोबेट ऑफ द विल। इफ एनी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेम, तो वो अपनी बैंक की फाइल में रखनी है। ठीक है। सच अकाउंट आर टू बी ओपन द नेम ऑफ इंडिविजुअल बट आफ्टर द नेम ऑफ द इंडिविजुअल एग्जिट। जैसे राम सिंह एग्जीक्यूटर, ठीक है, और ऐसे ही राम सिंह एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, मस्ट बी एडेड इन द अकाउंट। ठीक है। एग्जीक्यूटर कौन होता है? जो विल होती है ना, विल में जिसको पावर दी जाती है। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? कोर्ट जो है किसी कंपनी वगैरह को बोल देता है कि अब इसको ये एडमिनिस्टर करेंगे इस तरह। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कॉपी ऑफ गवर्नमेंट जीओ और नोटिफिकेशन ऑथराइजिंग द ऑफिसर टू ओपन द बैंक अकाउंट शुड बी ओपन। टेम्परेरी ओडी अकाउंट खोलना है किसी का, वेयर एवर देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजन in the current account rules, permission in writing through policy circular, temporary overdraft can be given to good and trustworthy customer against their written request। क्या कर सकते हैं कि कभी कभी ऐसे कस्टमरों के आप टेम्परेरी ओडी कर देते हैं। सेट सोल डिस्क्रिप्शन एंड रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। तो वैसे तो लॉ में, मतलब बैंक में लिखा हुआ है कि ब्रांच मैनेजर को ओडी करने की पावर है, लेकिन उसकी एक सर्टेन लिमिटेशंस हैं, वो आपको अपने बैंक के अकॉर्डिंग करनी। और जब भी टेम्परेरी ओडी होगी तो किस डॉक्यूमेंट से सपोर्ट की जाएगी? वो डिमांड प्रोमिसरी नोट, डीपी नोट से।
और डीपी नोट उन ऑल लोन्स अकाउंट में होता है, लोन्स या एडवांसेस में होता है जो कि ऑन डिमांड रिपेबल होते हैं। मीन्स बैंक ने अगर चिट्ठी भेज दी कि कल को जमा कराओ तो जमा कराने होते हैं। अधिकतर ये अकाउंट वो होते हैं जो किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में मेंटेन होते हैं। ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट में इंपॉर्टेंट बात ही हम ये है, इन टर्म्स ऑफ आरबीआई गाइडलाइन, नो बैंक कैन ओपन सेविंग बैंक अकाउंट फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन कंसर्न। जो अभी बिजनेसमैन बोलता ना कि जो वो गूगल पे से पेमेंट करते हैं, वेदर सच कंसर्न इज प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, कुछ भी हो, इन सबको सेविंग बैंक नहीं खोलना है। लेकिन अभी भी कुछ एग्जेम्पशंस आरबीआई ने दिए हैं, उनके एग्जेम्पशंस के लेटर अगर आरबीआई ने ऑथराइज किए तो उनके अकाउंट सेविंग बैंक खोल सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी ओपन आइदर विथ चेकबुक फैसिलिटी, और ये तो नॉर्मल बात है। ओपन अकाउंट करने के लिए कोई भी चीज ऐसी जो आप भी स्क्रीन पे कंसंट्रेट रखें, अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो इंडिकेट करें, अदरवाइज मैं इसको स्किप करूंगा। सर ये a bank should not open more than one bank account for the same person. बिल्कुल ये सही बात है। एक बैंक में एक बंदे के इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक से ज्यादा अकाउंट नहीं हो सकते। वैसे भी सिस्टम भी तो नहीं खोलने देता बैंक और एक ब्रांच है। अकाउंट तो खोलने देता है सर, सीआईएफ क्रिएट नहीं करने देता है। अकाउंट तो एक से अधिक खोलने देता है। उसी सीएएफ से कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं। खोल सकते हैं। खोल सकते हैं। हाँ, खोल सेम सकते हैं। सीएएफ से, सीएएफ चेंज नहीं करने देगा। नहीं, सेविंग बैंक कई सारे खोल सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट कोड में अलग खोलते अलग हैं। अरे भाई वो तो फिर कोड में भी डिफरेंट खुल बात हो जाता है जाएगी सर। ना। अब डिफरेंट बात सेविंग कैसे हो बैंक सकती है कि एक बंदा एक एनआरआई अकाउंट, एनआरई अकाउंट खोल सकता है, और एक एनआरओ खोल सकता है, और एक सिंपल खोल सकता है, तो 3 खोल सकता है खोलने को तो। ऐसे भी सर लेकिन सेविंग बैंक सेम अकाउंट एक से अधिक खोल सकते हैं। खुल जाते हैं। है। खुल जाते हैं। सर खुल तो जाते हैं। खुल हाँ, जाते हैं। सीएएफ से शुड नॉट किया है यहाँ पे। शुड नॉट खोलने नहीं चाहिए, ऐसा तो मैंडेटरी, ये तो रोकेगा नहीं मतलब सिस्टम, तो खोलने ही देगा। मस्त, हाँ, खुल जाते हैं। नहीं, मुझे मेरा समझ ये कहती है कि सेम प्रोडक्ट कोड पे नहीं खोलना चाहिए। नहीं खोलने चाहिए बस। अगर प्रोडक्ट चेंज है तो अलग बात है। ठीक है। जैसे एट द किसी का टाइम ऑफ ज्वाइंट ओपनिंग अकाउंट हो जॉइंट सर, अकाउंट किसी पर्सन का ज्वाइंट अकाउंट हो, स्पाउस का ज्वाइंट अकाउंट हो, उसमें से कोई एक आके बोलता है कि ज्वाइंट अकाउंट में ये बेनिफिशियरी स्कीम का पैसा नहीं आ रहा है, एक हमारा इंडिविजुअल सिंगल खोल दीजिए। खोल देते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। मतलब कहने का मतलब है कि ए का अकाउंट खुला हुआ है, बी का अकाउंट खुला हुआ है, ए बी का अकाउंट खुला हुआ है, ए बी सी का अकाउंट खुला हुआ है, बी सी का खुल सकता है, सी ए का खुल सकता है, ये सब खुल सकता है। ठीक है। ठीक है At सर। the time of opening joint account in the name of more than one person, instruction regarding operation and survivorship should be obtained. तो कैसे अकाउंट ऑपरेट होगा वो आपको ऑब्टेन करनी है। सेविंग अकाउंट इन द नेम ऑफ सर्टेन बॉडीज नहीं खोलना है। ये जो ऊपर बताया था वही पॉइंट है। ठीक है। तो म्यूनिसिपल फिर इनका बॉडीज, क्या पंचायत अकाउंट खुलेगा सर? है। इनका किस टाइप का अकाउंट खुलेगा सर? आगे कवर कर रहे हैं इसको। करंट अकाउंट खुलेगा। हाँ, अच्छा, करंट खुलेगा। वाटर टैक्स, सेल टैक्स, सोसाइटीज, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट। लेकिन अभी मुझे लगता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हैं उनके तो सेम बैंक खुल रहे हैं ना। हाँ खुल रहे हैं सर। तो वही बात आ गई ना कि आरबीआई ने जिनको परमिट किया हुआ है उनको। ठीक है।
एक लेटर और लेना हाउसिंग पड़ता है उनसे सर। एसएचजी के भी तो खुलते हैं सर। एसएचजी तो सोसाइटी नहीं है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। एसएचजी वो अलग चीज है, वो तो एक तरह से पार्टनरशिप फर्म टाइप की है, लेकिन वो इंडिविजुअल्स की है। लिखा है सर यहाँ पे And- नीचे ना, हम्म, द अबव प्रोहिबिशन विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ हाँ फॉलोइंग ये आ गया, देखो आ गया, देखो कौन कौन से, वो कहता ये जो ऊपर वाले हैं इनके लिए लागू नहीं होगा। जैसे मैंने बोलता पैक्स बोलते हैं इसको, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उनका खुलता है, एसएचजी का खुलता है, जेएलजी का खुलता है, फार्मर क्लब का खुलता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और एनी अदर करस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स। मैंने बोला ना कि जिसमें कि ये जो सोसाइटीज हैं जो इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए बोला हुआ है खुल सकता है। कंपनीज गवर्न बाय द कंपनी एक्ट which have been licensed by the central government under section 25 of the SET Act। मतलब 25 तो इसलिए बोला हुआ कि जो भी कंपनियां आजकल खुलती हैं वो कौन से एक्ट से खुलती हैं, सेक्शन से खुलती है 25 से, ठीक है, अंडर द करस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 हो गए, एंड परमिटेड नॉट टू ऐड देयर नेम्स एट द वर्ड लिमिटेड और द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो उनके वर्ड में अगर क्या नहीं लगा होगा, not to add their name the word limited or the word private limited। वो कंपनियां जिनके नाम के आगे लिमिटेड या जिनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ, वो कंपनियां अकाउंट जो है सेविंग बैंक का नहीं खोल सकती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अदर कंपनी वो अकाउंट सेविंग बैंक खोल सकती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बॉडी एजेंसीज, ग्रांट एंड सब्सिडी वाले जो अकाउंट होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन वेरियस प्रोग्राम, सब्जेक्ट टू प्रोविजन एंड ऑथराइजेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू ओपन सेविंग अकाउंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है तो उस कंडीशन में वो अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट कैंटीन वगैरह का अकाउंट तो खुला रहता है ना बैंक में, जो आर्मी कैंटीन वगैरह जो होता है, तो वही कह रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाते हैं। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कोई परमिशन है तो खोल सकते हैं। जब भी आप ऐसा अकाउंट खोलेंगे तो आप उनसे परमिशन मांगेंगे कि कहाँ परमिशन है आपको सेविंग बैंक खोलने की, रिक्वेस्ट नहीं, सरकार की परमिशन, ठीक। वही चप्पल पहन के जाओ अपनी। मैंने सोचा मीनाक्षी हमारे सवाल का जवाब दे रही है। चलो कोई बात नहीं, सॉरी सर। डॉक्यूमेंट, कोई बात नहीं, कोई बात, एंजॉय करो। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड subject to fulfillment of KYC guideline, the other documents required। अच्छा एक बात और है कि मीनाक्षी हमारी क्लास ले रही थी, ये हमें प्रूफ हो गया, कैसे प्रूफ हुआ जरा बताओ तो आप लोग। आपने बोला तो उन्होंने सुन लिया ना, क्या बोला था। सही बात है, अगर वो नहीं सुन रही होती तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि हमने भी कुछ बोला। बिल्कुल सही। चलिए, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या है, केवाईसी गाइडलाइन नॉर्मल बात है, और अगर आप एसोसिएशन क्लब के अकाउंट खोलेंगे तो बायलॉज, मेमोरेंडम, आर्टिकल, ये सब चीजें चाहिए, इनकॉर्पोरेशन का, रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, सो सबकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए आपको, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट बाय द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग commencement of the business along with a certified copy, the original have to be returned after verification। गवर्नमेंट बॉडी का, कमिटी का, बैंक अकाउंट, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन ऑथराइज्ड टू ऑपरेट कनेक्ट, स्पेसिमेन सिग्नेचर तो होना ही है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर डेजिग्नेशन, एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द बैंक। अदर सेविंग बैंक रेगुलेशन, मिनिमम बैलेंस बैंक का अपना अपना है, ठीक है, इसमें तो बैंक ने वो कर दिया है पूरा, ठीक है, आरबीआई ने इसमें वो कर दिया, लेकिन हाँ
कुछ अकाउंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के अकाउंट हैं या डीबीटी के अकाउंट हैं, केसीसी के अकाउंट हैं, वहां पर आप जीरो बैलेंस खोल सकते हैं। विड्रॉल के लिए भी बैंकों ने समटाइम बैंक्स प्रेस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ विड्रॉल, बैंक का है ये, ठीक है। विड्रॉइंग अमाउंट आइदर चेक और विड्रॉल फॉर्म्स अलोन मस्ट बी यूज्ड। तो उसने बोला है कि जब भी विड्रॉल करेंगे चेक या बैंक विड्रॉल से कर सकते हैं, ठीक है। सेविंग बैंक कैन नॉट अकाउंट विड्रॉल फॉर्म्स कैन नॉट बी इशूड इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। विड्रॉल से थर्ड पार्टी को नहीं पेमेंट होता और केवल विड्रॉ करने के लिए यूज होता है, ट्रांसफर करने के लिए नहीं। पासबुक का भी नॉर्मल है, कोई वो बात नहीं। एक चीज है, हाउएवर पासबुक और सेल्फ प्रिंटिंग एंड अपडेटिंग फैसिलिटी इज आल्सो बीइंग, नॉर्मल बात है, कोई नई बात नहीं है। बैंक्स आर नाउ डिस्पेंसिंग विद पासबुक एंड प्रीफर टू सेंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ऐसा रूल कई बैंकों ने बना रखा है, एज पर आरबीआई डायरेक्टिव दीज स्टेटमेंट नीड टू बी इशूड एट मंथली इंटरवल। तो अगर वो मेल से या स्टेटमेंट भेज रहे हैं और पासबुक नहीं दे रहे हैं तो उन्हें मंथली ये स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सच पासबुक शुड नॉट बी चार्ज फॉर द कस्टमर, लेकिन डुप्लीकेट पासबुक पर आप चार्ज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज द बैंक ensure the full address, telephone number of the branch invariably mention the passbook statement of the account। जब भी इशू करेंगे तो उसमें आपका बैंक का फोन नंबर वगैरह होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो अब तो ये कितना % है बोलिए? 2.7 मतलब अलग अलग होगा, हमारा तो 2.7। मिनिमम से मैक्सिमम है ना, कुछ मिनिमम से है ना, क्या है वो? कोई रेंज दे रखी है आरबीआई ने? टू 2.5 भी सुन रहा था मैं तो कभी। किसी का 2.7 से कम है? हाँ कम है सर, कितना है? 2.5%। देखो है नहीं। सिटी बैंक का भी 2.5% है, केनरा बैंक का 2.9 to 3.5 है। तो ये स्क्रीन देख लीजिए आप लोग, ये है ना। यस बैंक का 4% भी है, बंधन बैंक का अप टू 6% भी है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं डीरेगुलेट कर दिया है। बैंकों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, मतलब आरबीआई ने डीरेगुलेट, आप जो चाहे रखें, ठीक है। इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, हाँ यहाँ पे देखो, मंथली और क्वार्टरली और वंस इन 6 मंथ डिपेंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल। तो 6 मंथ में तो करना ही करना है। बहुत पहले मैं बताऊं आपको क्या होता था कि जैसे 6 मंथ जाते थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करते थे, इसका और इसका इंटरेस्ट लगा के कंपाउंडिंग करके एक ही एंट्री मारते थे। फिर कुछ बैंक अब 2 बार मारने लगे हैं, कुछ बैंक कितने बार, 4 बार करने लगे हैं, और कुछ बैंक 12 टाइम करने लगे। लेकिन जो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग है, वो कंपाउंडिंग आपको कौन सी होती है, हाफ ईयरली ही होती है। कंपाउंडिंग कब होती है, हाफ ईयर। आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखो, जब 6-6 महीने में दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग हो ही जाएगी, लेकिन जब 3-3 मंथ में दे रहे हैं तो कंपाउंडिंग जो है वो 6 मंथ इस वाले अमाउंट को यहाँ ऐड करके तभी कंपाउंडिंग दें, ठीक है। ऐसे 6 मंथली में प्रेफरेंशियल रेट में क्या है, 1% है on deposit held individually or jointly with dependents in the case of employee of the bank। तो यहाँ पर अभी ये 1% हायर है, कुछ और हो गया है? 1% है। 1% ही है। अभी 1% है, अच्छा।
ऑन द डिपॉजिट ऑफ एसोसिएशन और ए फंड ऑल द मेंबर्स विच आर मेंबर ऑफ द बैंक। तो बैंक की यूनियन के जो अकाउंट है उसमें डिक्लेरेशन हैज टू बी obtained from the person association eligible for a preferential rate. Before extending preferential rate, retired employee would widow of retired employee widow documentary evidence of service। तो आप उनको भी ये चीजें दे सकते हैं, लेकिन उनसे प्रूफ लेना है। इंटरेस्ट ऑन इनऑपरेटिव अकाउंट, इनऑपरेटिव अकाउंट में इंटरेस्ट लगता है क्या? यस सर। लगता है। It is desirable that even the all interest bearing saving account is inoperative status, the interest is calculated as the case of operative। When an account holder requests the bank to issue the certificate of interest paid during the same month, तो ये देना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट की बात आई तो उसको कैन बी ट्रांसफर्ड है, कहीं पर भी हो सकता है। और अकाउंट होल्डर मस्ट सरेंडर ऑल अनयूज्ड चेक लीव्स ऑफ ओल्ड ब्रांच। तो हालांकि ये कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं, क्योंकि पेबल एट ऑल ब्रांचेस सब जगह वही चेकबुक चल जाती है, ठीक है। The account opening form and the specimen signature card must be transferred। तो अब ये भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अब सारा सिस्टम में आपके सिग्नेचर होते हैं। With the instruction of CBS multi-city checkbook transfer not necessary even the case of the where the banker customer seat to transfer the account। तो कई बार क्या होता है कि वही चेकबुक को इशू कर लेंगे, जैसे मैंने बताया CBS के लिए। कन्वर्जन ऑफ अकाउंट, ये है देखो, इंडिविजुअल अकाउंट को जॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कौन से अकाउंट की कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग? सेविंग अकाउंट। तो अगर हम एक थ्योरेटिकल बात करें तो ये बात वहां पर कहीं नहीं लिखी थी। कहां पर? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में। तो थ्योरेटिकल तो ऐसा समझ में आ रहा, ठीक है। फॉर ऑल सच अकाउंट फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फॉर्म by all proposed joint account holder must be obtained along with the letter of request, ठीक है। रीसेंट पासपोर्ट हो गया, और आपको कैसे अकाउंट चलाना है, ई और एस और एफ और एफ और एस अकाउंट समझते हैं आप लोग? यस हाँ सर, यस सर। फॉर्मर और फॉर्मर सर्वाइवर मीन्स अगर इसकी डेथ होगी तभी इसका नाम एक्टिवेट होता है, अदरवाइज पेपर में लिखा रहता है, कोई यूज नहीं होता। स्टाफ अकाउंट में उसमें आपको ये इंश्योर कर लेंगे, आप उसका अकाउंट खोल देंगे। Authorized officer must ensure that all the checks drawn by the staff member on their account when presented clearly are personally scrutinized officer particularly with the reference of the balance available in the account। तो उसके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए तभी, तो नॉर्मल बात है, कोई ऐसी नई बात नहीं है इसमें। If the account is operated with disproportionately huge amount, the manager must watch the, ऐसा देखना है उसमें। All the थर्ड saving पार्टी वाला bank सर accounts। सही है ना? थर्ड पार्टी वाला, ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला, थर्ड वाला पॉइंट। ये तो सभी के लिए है, थर्ड पार्टी का चेक स्टाफ में नहीं लाना है, तो ये तो नॉर्मल सभी के लिए है। वो हमने सुबह पढ़ा था ना, थर्ड पार्टी का अकाउंट किसी के अकाउंट में जमा नहीं होगा, तो स्टाफ के लिए स्पेशल बोल दिया उसने, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ अकाउंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर इन राइटिंग इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट ऑल द अकाउंट होल्डर विल हैव टू साइन। ये नॉर्मल बात है, अनयूज चेक उसे दे देने हैं। पासबुक जो है, पासबुक किसको देनी है क्लोज होने के बाद? बैंक में कस्टमर सील देनी है? नहीं, कस्टमर को को दे देनी सकते है हैं। अकाउंट क्लोज लिख के। अगर वो मांग इट मस्ट बी रिटर्न, मे बी रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। एंटायर एंट्री अप टू अकाउंट क्लोज आफ्टर द लास्ट एंट्री ऑल्सो इन द पासबुक। फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस अकाउंट अ चेक विड्रॉल मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंट होल्डर एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। तो कई बैंकों में तो क्या है, क्लोजिंग का फॉर्म बना हुआ है स्पेशल। इनऑपरेटिव अकाउंट में क्या है, नो ट्रांजेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ कितने ईयर? 2 years। 2 ईयर। तो एक बात बताओ, एक इनऑपरेटिव डॉर्मेंट पहले कौन सा होता है? डोरमेंट होता है। इनऑपरेटिव पहले डॉर्मेंट होता है 6 मंथ में, ठीक है। डॉर्मेंट पहले होता है, फिर इनऑपरेटिव होता है, और आपको लेटर भेजे जाने चाहिए इसमें, ठीक है। अगर 1 साल हो गया उसे
तो उसे फिर लेटर भेजने। नॉट ऑपरेटिंग बैंक शुड कंटिन्यू क्लासिफाइंग द सेम एज एन इनऑपरेटिव अकाउंट फॉर मोर देन 1 year, which period the account holder may be requested to operate। तो यहाँ पर इसने पीरियड ऑफ 2 year क्यों लिखा हुआ है? और यहाँ 1 year। अभी क्या रूल है, आप बताएं कोई जरा। क्लोज करना है सर अकाउंट, नॉट ऑपरेटेड मोर देन 2 years इट विल बी क्लोज सर। नहीं नहीं ना, वो तो नहीं करना है, क्लोज कभी नहीं करना है। आप कोई भी अकाउंट क्लोज नहीं करना है। मतलब सर 1 year तक उसने कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया तो हमें वो नोटिस भेजनी है उसको, वो तो इंटीमेशन देनी, ठीक हो गया। फिर और लेकिन 1 मेरा year तक वेट करना है, जवाब ना दे तो और 1 year तक वेट करना है, और नहीं किया तो फिर इनऑपरेटिव कर देना है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है नहीं, लेकिन यहाँ बोला है इन केस ऑफ एनी रिप्लाई इज गिवन बाय अकाउंट होल्डर गिविंग द रीजन फॉर नॉट ऑपरेटिंग द अकाउंट, बैंक शुड कंटिन्यू क्लासिफाई एज द एंड। अच्छा, अगर उसने रीजन दे दिया तो ऑपरेटिव मान लेना है, ठीक है, और 1 more year। लेकिन अगर 2 साल तक नहीं करता है, ठीक है, अब क्लियर हो गया। देखो इसमें क्या है कि 1 year तक वो नहीं आता है तो आपको क्या देना है, लेटर नोटिस या इशू इंटीमेशन देनी करना है, है। ठीक है, इंटीमेशन देनी है। और अगर वो ओके रिप्लाई करता है बट नो ऑपरेशन, तो उसको आप फर्दर 1 year तक के लिए किस स्टेटस में रख सकते हैं, एक्टिव रहेगा, ऑपरेटिव अकाउंट में रहेगा। ऑपरेटिव ही मानेंगे उसे। लेकिन यस सर। जब टोटल 2 year हो जाएंगे तो आपको उसे इनऑपरेटिव मानना है। Yes, sir. In case of account holder still does not operate the same during extended period, bank should classify the inoperative, ठीक है। In case of an account holder subsequently want to withdraw, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनऑपरेटिव के लिए पूरे कितने साल चाहिए? 2 साल। 2 साल। 2 साल चाहिए। In case of account holder want to withdraw part amount retain the balance in the account, है क्या चीज? चलो, in case of account holder wants to withdraw only part amount and retain the balance amount, would like to revive the operation, first the account must be transferred in the inoperative। तो ये तो एक वैसी ऑपरेशनल गाइडलाइन है, लेकिन जैसे ही वो 100 रुपये निकाल लेगा तो उससे आप इंक्वायरी करके उस अकाउंट को इनऑपरेटिव से क्या कर लेंगे, ऑपरेटिव कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये वाला अगला पोर्शन हम लोग डिनर के बाद करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बात बताने की है मेरे को। ठीक हो गया? तो 9:30 में मिलेंगे। जो गर्ल्स लेडीज हैं उन्हें खाना भी बनाना हो सकता है अभी, ठीक है। जेंट्स तो कहेंगे खाना लगाओ, यस सर, यस सर। तो हम लोग 9:30 में मिलते हैं, ठीक है। राइट सर। सर ये जो